पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले अपने टॉपिक्स पे। तो इसके बाद हम लोग ने इसके पहले पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और जो बहुत कुछ टेक्सोनॉमी क्या होता है, और उसके बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा था जैसे कि नेचुरल, आर्टिफिशियल जो मतलब क्लासिफिकेशन होती है उनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। अभी हम लोग देखते हैं सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर में। डोमेन्स ऑफ लाइफ, मेनली जो डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या होता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो डोमेन्स ऑफ लाइफ है यानी कि मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो मेन क्लासिफिकेशन है लाइफ का। अभी तक आप लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा रहेगा। जो किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको आर.एच. व्हिटेकर इस साइंटिस्ट ने मतलब प्रपोज किया था, फर्स्ट टाइम बनाया था। ये 5 टाइप्स की थे, जैसे मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, बहुत सारे थे, 5 टाइप्स के किंगडम थे। अभी ये जो इनसे भी ऊपर मतलब किंगडम से भी बड़ा हायरार्की, किंगडम से भी बड़ा क्लासिफिकेशन ये डोमेन होता है, यानी कि 3 डोमेन है लाइफ के। ठीक है, पहला डोमेन है आर्किया, बैक्टीरिया और यूकार्या। ये तीनों डोमेन के अंदर ही अर्थ के अंदर जितने भी लाइफ एग्जिस्टेड है, जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है, सबके सब इसके अंदर आ जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे जो भी हो, सब कुछ। ठीक है, तो दीज आर द लार्जर क्लासिफिकेशन देन 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन जो होता है। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उससे भी बड़े ये सबसे बड़े डोमेन होते हैं, मतलब इनसे भी बड़ा क्लासिफिकेशन होता है जो डोमेन का है। पहला होता है आर्किया का, दूसरा होता है बैक्टीरिया का और थर्ड वन होता है यूकार्या का। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं इन सब के बारे में अच्छे से, जो यूकार्या है, बैक्टीरिया है और यूकार्या के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। तो जो यूकार्या होता है जो भी एनिमल्स रहेंगे, और बैक्टीरिया जो भी वायरस बैक्टीरिया होगी, और यूकार्या के अंदर जो आर्किया के अंदर जो भी आएंगे, ये सबके सब प्रोकार्योटिक सेल कंटेन करेंगे। क्या कंटेन करेंगे? कौन सा सेल? प्रोकार्योटिक सेल। आप लोगों ने यूकार्योटिक सेल और प्रोकार्योटिक सेल के बारे में बहुत ही अच्छे से 9th और 10th में पढ़ा होगा। तो ये प्रोकार्योटिक सेल किसके अंदर होता है? बैक्टीरिया के अंदर, और जो आर्किया होता है उसके अंदर। और जो यूकार्या होता है, इसके वर्ड से ही समझ में आया होगा कि इसके अंदर यूकार्योटिक सेल होता है। ठीक है, तो ये यूकार्योटिक सेल कंटेन करता है और ये दोनों प्रोकार्योटिक सेल कंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग थोड़ा सा आर्किया के बारे में जान लेते हैं। These are the lives in very extreme position। जो एक ये ऐसी जगह में ये रहते हैं जहाँ पे मतलब बहुत ही वेरी वेरी एक्सट्रीम पोजीशन में रहते हैं, जैसे ये टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे, सैलिनिटी पे और एसिडिक कंडीशन में भी ये आर्किया मतलब अपने आप को रख सकते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया भी और यूकार्योट भी ऐसे ही हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से नॉर्मल से पोजीशन में होते हैं, नॉर्मल से लोकेशन में होते हैं। बट जो आर्किया एक ऐसा एनिमल, ऐसा एक लाइफ होता है, ऐसा लाइफ का डोमेन है जिस डोमेन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे सबके सब बहुत ही वेरी एक्सट्रीम पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ गया होगा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। आर्किया, बैक्टीरिया और यूकार्या ये लाइफ के 3 डोमेन होते हैं। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से भी बड़े जो बड़े वाले क्लासिफिकेशन होते हैं उससे भी बड़े क्लासिफिकेशन है। ठीक है, मतलब 5 किंगडम से भी बड़े क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद 5 किंगडम आता है ना। नेक्स्ट अभी हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से मतलब समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन, जो कि अंदर कंस्टिट्यूएंट्स भरे होते हैं। जैसे कि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, आपने इस वर्ड को सुना होगा, जैसे कि NaCl हो गया। ये NaCl सोडियम क्लोराइड है। ये किससे बना है? सोडियम से और क्लोरीन से। तो इस NaCl का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो Na है और Cl है। कंस्टिट्यूएंट बोलने का मतलब क्या है कि जिससे पूरा कंपाउंड बना हो उसी को कंस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। तो ठीक है, तो अभी इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो पहला है कीमो टेक्सोनॉमी। जो वर्ड कीमो है इससे इसका मतलब होता है केमिकल। इसका वर्ड का मीनिंग होता है केमिकल। मीन्स कि केमिकल के बेसिस पे कौन सा केमिकल कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है और कैसा कंपैरिजन हो सकता है, इसके बेसिस पे हम लोग कीमो टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक है। इट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से टाइप का केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम लोग ये क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये एक टाइप का केमिकल होता है जो कि प्रेजेंट होता है यूकार जो आर्किया होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और बैक्टीरिया के अंदर ये अब्सेंट होता है। और किसके अंदर प्रेजेंट होता है? आर्किया के अंदर। जो आर्किया ये 3 टाइप ऑफ डोमेन है उसमें से आर्किया के अंदर ये प्रेजेंट होता है और बैक्टीरिया के अंदर ये अब्सेंट होता है। कौन? पेप्टिडोग्लाइकॉन। ठीक है, तो ये एमसीक्यू पॉइंट बनता है। नेक्स्ट क्या है? जो चिटिनियस सेल होता है, मतलब ये जो चिटिनियस सेल है ये फंगाई, जो फंगाई होती है जैसे कि फंगल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, तो जो फंगस होता है फंगस के अंदर ये चिटिनियस सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन हो गया। फिर सेलुलोजिक सेल वॉल होती है प्लांट्स के अंदर। सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो सेलुलोजिक सेल वॉल होती है प्लांट्स के अंदर। तो इसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे केमिकल्स है जिनके बेसिस पे हम लोग इन्हें क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो वर्ड न्यूमेरिकल ये किससे मतलब जो न्यूमेरल्स होता है ना, न्यूमेरल्स जैसे कि नंबर्स हो गया, न्यूमेरल्स मींस जैसे कि 1 हो गया, 2, 3, 4, ये नंबर्स होते हैं। इसके बेसिस पे जो टेक्सोनॉमी यानी कि इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरल टेक्सोनॉमी। मीन्स यहाँ पे देख लेते हैं, इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिफिकेशन। क्वांटी मीन्स हाउ मेनी क्वांटिटी,
मतलब क्वांटिटी कितनी है इसकी, तो क्वांटिटी यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, उस क्वांटिटी के बेसिस पे इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हाउ मेनी, मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर कितने क्वांटिटी में कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, कितने क्वांटिटी में उसके अंदर हैबिट्स है, कलर्स क्या है, सब कुछ एक क्वांटिटी में जो क्लासिफिकेशन होता है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड डेवलप्स एन एल्गोरिदम फॉर क्लासिफिकेशन। एल्गोरिदम बोलने का मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या करेगा, कोई भी मतलब अगर इस टाइप की क्लासिफिकेशन आप अगर करते हो तो कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके सामने रहेगा तो उसके अंदर कौन कौन से कितने मतलब टाइप्स में और कितने अमाउंट में, कितने मतलब क्वांटिटी में कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं और कितने मतलब उसके अंदर हैबिट्स प्रेजेंट है, कलर है और क्या क्या उसके अंदर क्वांटिटी में कितना प्रेजेंट है, यही हम लोग पता करते हैं और इसका एक डेवलप करते हैं एल्गोरिदम, यानी कि ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है उसको हम लोग डेवलप करते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ऐसे क्लासिफिकेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्लैडोग्राम। क्लैडोग्राम यानी ग्राम वर्ड से आपने देखा होगा कुछ एक रिप्रेजेंटेशन होता है, मींस कोई एक रिप्रेजेंटेशन या फिर जैसे कुछ मतलब ग्राफिकल मेथड से ऐसा दिखाना, ऐसा होता है इसका मीनिंग। तो जैसे कि अभी आप लोग ने देखा होगा कि इसके पहले आपने कोई एक डायग्राम देखी होगी अपने टेक्स्ट बुक में, ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है जहाँ पे आर्किया है, फिर बैक्टीरिया है और फिर उसके बाद आता है यूकार्या है। ठीक है, तो देखो ये कैसा कॉमन एंसेस्टर हो गया। ठीक है, तो इसके और ये सारे के सारे क्या हो गए, डोमेन हो गए। तो ये एक टाइप का हायरार्किकल मतलब क्लासिफिकेशन है, मतलब कि एक कैसा ब्रांच बना के, तो ऐसा बना के जहाँ पर भी स्टडी होती है, जहाँ पर भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ऐसे मतलब क्लासिफिकेशन को ऑर्गेनिजम्स के क्लैडोग्राम बोलते हैं। मींस इट इज नथिंग बट ब्रांचिंग पैटर्न, इसमें हम लोग ब्रांच करके क्लासीफाई करते हैं एंड इट रिप्रेजेंट्स हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप। हाइपोथेटिकल बोलने का मतलब क्या है कि जो रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है बट ना फिर भी हम लोग उसको ना हाइपोथेटिकली मतलब ऐसा सोच के थिंकिंग करके रिलेशन क्रिएट करते हैं, मतलब ठीक है, मतलब ऐसा सोचते हैं कि चलो ऐसा ही होगा, मतलब ठीक है, तो ऐसा हम लोग हाइपोथेटिकली इसके अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, यही क्या होती है, क्लैडोग्राम होता है। और ये ऑल्सो शो करता है कॉमन एंसेस्टर, जैसे कि अभी ये समझ लो एंसेस्टर हो गया, मतलब ये कॉमन एंसेस्टर है और फिर इसके बाद में 3 डिवीजन हो गए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसको हाइपोथेटिकली बनाया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लैडोग्राम बोलेंगे, समझ गया। तो ये टाइप का क्लैडोग्राम है, जैसे कि यहाँ पे आर्किया हो गया, बैक्टीरिया हो गया और यूकार्या हो गया। ठीक है, जैसे कि ये तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यही तीनों होते हैं। तो ये एक टाइप का हाइपोथेटिकल होता है, मतलब रिलेशनशिप क्रिएट करता है क्लैडोग्राम, और इसमें हम लोग ब्रांचिंग पैटर्न के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फाइलोजेनी क्या होती है और डीएनए बारकोडिंग, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ये बहुत कुछ हम लोग देखते हैं। फिर इसके पहले वाला अगर आप लोगों ने पार्ट नहीं देखा होगा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें टैक्सॉन और कैटेगरी क्या होता है ये सब के बारे में मैंने बताया है। जो कैटेगरी होती है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, और जो टैक्सॉन होता है ये वर्ड टैक्सा से बना है। जो टैक्सा था इसके पहले मैंने बताया था आपको, टैक्सा इसका मतलब होता है रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, और कैटेगरी मेनली यूनिट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मतलब जो यूनिट्स होती हैं क्लासिफिकेशंस की, जैसे कि क्लास, सब क्लास, फाइलम, सब फाइलम, ये सब कुछ क्या होता है, यूनिट्स होता है। तो इसके बारे में हम लोग ने इसके पहले पढ़ा था। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं, फाइलोजेनी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। चलो गाइस, अभी नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं फाइलोजेनी। फाइलोजेनी एक्चुअली क्या होता है, फाइलोजेनी इस वर्ड से हम लोग को थोड़ा सा आगे समझना है कि जो जेनेटिसिटी जो होती है, मतलब जेनेटिक्स जो होता है उससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड चीज़ों को हम लोग इसमें कंपेयर करना है। तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये क्लासिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। बोलने का मतलब क्या है कि जो इवोल्यूशन से जो भी चेंजेस आए हैं, अब इवोल्यूशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो गया, होने के बाद उसमें अलग अलग टाइप की मतलब उसकी स्पेसीज क्रिएट हो जाएगी उसके जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से। तो वैसे स्पेसीज को हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि हाँ ये इवोल्यूशन की वजह से ऐसा चेंजेस आया है, इसमें इवोल्यूशन की वजह से इसमें ऐसा चेंजेस आया है। तो उन्हीं चेंजेस के बेसिस पे जो इवोल्यूशनरी रिलेशन करते हैं कि हाँ ये पहले ऐसे था अभी ऐसा हो गया, इवोल्यूशन हो गया इसमें, तो ऐसा हम लोग फाइलोजेनिटी में पढ़ते हैं, फाइलोजेनी में पढ़ते हैं। ठीक है, इट नॉट टेक्स द मॉर्फोलॉजिकल, ये जो वर्ड मॉर्फोलॉजी है इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो मॉर्फो मीन्स क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। जो मॉर्फो है, मॉर्फो का मीनिंग क्या होता है, एक्सटर्नल। ठीक है, और जो लॉजी होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल मींस जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं उनके स्टेटस से इसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसी को, तो ये मतलब इसी को सिर्फ कन्फिगर नहीं करता है, बल्कि ये लाइफ और उसके अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को भी, मतलब कोई एक लाइफ है उसको अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करवाता है।
समझ गया? मतलब एक कोई लाइफ है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसको दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करवाता है फाइलोजेनी, ठीक है। और ये मेन, जैसे कि अभी कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म जरूर होने ही वाला है, क्योंकि उसको एनर्जी की नीड है, उसको सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने के लिए उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी कंपेयर करता है कौन, फाइलोजेनी। जैसे कि इट ऑल्सो फोकस ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन कैटाबॉलिक और नेक्स्ट वन एनाबॉलिक, ठीक है। तो ऐसा दो टाइप की होती है। कैटाबॉलिज्म में ब्रेकिंग ऑफ एनर्जी होता है और इसमें मेकिंग ऑफ एनर्जी होता है। इसके पहले वाले मतलब चैप्टर, जब हमने फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था, तो उसमें मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती है, ये फोकस करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर भी, इसका भी कंपैरिजन करता है, जैसे कि कुछ कुछ में सिमिलर टाइप का मेटाबॉलिज्म हो रहा है या नहीं, या फिर डिसिमिलर टाइप का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये भी फाइलोजेनी पता करता है। नेक्स्ट क्या है, डीएनए बारकोडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट और नई टेक्नोलॉजी है ये डीएनए बारकोडिंग। इसमें से भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि समझ लो आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल गया, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म मिला, उसको कैसे पता करोगे कि किसके जैसा सिमिलर, इसके अंदर सिमिलरिटीज कौन सी हैं, ये आप कैसे पता करोगे? तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होता है, जो डीएनए प्रेजेंट होता है, इस डीएनए को हम लोग कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद हम लोग इसके जो भी हमारे पास लाइब्रेरी प्रेजेंट है, बहुत सारे वेरियस टाइप्स के वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के जो डीएनए की पूरी डेटा है हमारे पास, उस डेटा से हम लोग उसको कंपेयर करवाते हैं, और अगर मैच हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि जो ये नया ऑर्गेनिज्म फाउंड हुआ है वो इसके जैसा दिखता है, समझ गया, उस ऑर्गेनिज्म के जैसा दिखता है। यही सिमिलरिटी हम लोग इससे पता करते हैं एक्चुअली। तो ये क्या होता है, इट इज न्यू मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन, पता करने के लिए, यानी कि जानकारी, इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पेसीज ऑन इट्स डीएनए सीक्वेंस। अब जो डीएनए की सीक्वेंस क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो डीएनए होता है एक सीक्वेंस में होता है, उसके जीन्स जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सब कुछ होते हैं, इसके अंदर डीएनए के सीक्वेंस के फॉर्म में होते हैं। इन्हीं सीक्वेंस को हम लोग पता करते हैं फ्रॉम टाइनी टिश्यूज सैंपल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। तो जो बहुत छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है ये डीएनए का सीक्वेंस, उसी को हम लोग कंपेयर करवाते हैं डीएनए बारकोडिंग के अंदर, ठीक है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द इकोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो इवोल्यूशनरी और इकोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है, इसको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। मीन्स कि जो इसका इवोल्यूशन है, पहले ऑर्गेनिज्म ये कैसा था, अभी इवॉल्व होके कैसा हो गया, ठीक है। तो ये भी हम लोग पता करते हैं इससे। और जो इसका इकोलॉजिकल कंडीशन यानी कि जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो भी इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वो भी हम लोग डीएनए के थ्रू पता कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रोसेस समझते हैं कि कैसे एक्चुअली ये डीएनए बारकोडिंग होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस हो गया इसका कलेक्टिंग डीएनए बारकोड डेटा ऑफ नॉन स्पीसीज। कोई जो आप समझ लो, आपको कोई एक न्यू ऑर्गेनिज्म मिल गया, तो पहले आप क्या करोगे, जो आपके पास जो भी मतलब जितने भी स्पीसीज हैं उनकी कोई भी डेटा आप लोगे, मतलब डीएनए को आप लोगे, उसके सैंपल को लोगे, देन उसको हम लोग मैच करवाएंगे बारकोड सीक्वेंस ऑफ द अननोन सैंपल। जो भी हमारे पास जिसके बारे में डेटा कुछ पता ही नहीं है, उससे अपने पास जो भी लाइब्रेरी प्रेजेंट है उसको हम लोग मैच करवाएंगे। जैसे कि किसी अननोन का हम लोग डीएनए सैंपल ले लेंगे, और फिर उसका सैंपल लेके जितने लोगों का हमें पता है उससे हम लोग उसको क्या करेंगे, मैच करवाएंगे। और अगर मैच हो गया तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी से सेटिस्फाई हो गया, और ये इसके जैसा ही दिखता है, ऐसा हम लोग समझ जाते हैं। इसको भी ऐसी इकोलॉजिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन की नीड होगी, ठीक है। तो इससे अगर सोचो जरा, अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को उसके डीएनए के थ्रू अगर पता कर सकते हैं कि उसकी इकोलॉजिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन, कैसे फूड की जरूरत है, कैसे इन्वायरमेंट की जरूरत है, तो हम लोग उसको बहुत कुछ प्रोडक्शन और बहुत कुछ एप्लीकेशन उसके ऊपर अप्लाई करवा सकते हैं। जैसे कि हम लोग उसके अंदर प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कैसे नेचुरल रिसोर्सेज में वो रह सकता है, और कैसे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं, और उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ये भी हम लोग बता पाते हैं। ऑथेंटिकेशन ऑफ नेचुरल हेल्थ, जो नेचुरल हेल्थ है उसकी, यानी कि जो उसकी मतलब जो हेल्थ है उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कैसी इलनेस इसके अंदर हो सकती है फ्यूचर में, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब जो ऐसी स्पीसीज है जो कि खत्म होने की कगार में है। सपोज कोई ऐसा नोन ऑर्गेनिज्म मिला और जिसका बारकोड मैच हो गया ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो कि अभी इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आता है, इसका मतलब कि ये भी अभी खत्म ही होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं और इसका प्रोडक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं, ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं और प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का इसके थ्रू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लासिफिकेशन हैविंग वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेप्स इन विच देयर इज रैंक एंड कैटेगरी। जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी
कैटेगरी होती है इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कैटेगरी होती है इट इज ए यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासीफाई हम लोग करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, ये उनकी यूनिट्स होती है, ठीक है। तो अभी जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही वेरियस टाइप्स में होती है, जिनमें से रैंक और कैटेगरी भी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कैटेगरी होती है, कैटेगरी क्या होती है, हैविंग वेरी हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। हायरार्किकल बोलने का मतलब क्या है कि जैसे कि समझ लो अभी ये मेन कुछ हो गया, ए हो गया, फिर इसके अंदर बी हो गया, ठीक है, ये सी हो गया, इसके अंदर भी 2 से 3 4 टाइप के हो गए, इसके अंदर भी 3 से 4 टाइप की। तो ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है, क्लासिफिकेशन है, ये एक हायरार्की हो गई, ठीक है। तो इसीलिए जो ये कैटेगरी है ये एक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन करता है। और जैसे कि एग्जांपल हो गया, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसके फाइलम, सब फाइलम, क्लासेस, जीनस, ऐसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म हो गया तो उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे फाइलम से, क्लास से, जीनस से, सब फाइलम से, ऐसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो यही क्या होती है, एक हायरार्किकल कैटेगरी है, हायरार्किकल यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, कौन, कैटेगरी। और जो इसको रैंक प्रोवाइड करवाता है वो रैंक होता है, हम लोग रैंक को टैक्सा इस वर्ड से डिनोट करते हैं, टैक्सा को हम लोग टैक्सॉन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले टैक्सोनॉमिकल हायरार्की और अच्छे समझेंगे। इसके अंदर हम लोग टैक्सॉन और यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि जो कैटेगरीज होती है इनके